हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट गुरुजी पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डेटा स्ट्रक्चर कोर्स। आज की वीडियो से हम अपना डेटा स्ट्रक्चर कोर्स है फुल वो स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। इसके अंदर मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर के ऑल टॉपिक्स करवाऊंगा बिल्कुल बेसिक से। तो आपको क्या करना है, इस कोर्स के अंदर इनरोल होने के लिए हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लेना है प्रेस, ताकि जैसे इसकी कोर्स की न्यू वीडियो आई वो आपको तुरंत मिल जाए। तो उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप देख सकते हो कि हमारे चैनल के ऊपर आपको जावा से रिलेटेड एंड सी लैंग्वेज से रिलेटेड फुल कोर्स मिल जाता है, जिसके अगर आपने पहले ये कोर्स नहीं किया है तो आप डेटा स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। डेटा स्ट्रक्चर करने के लिए आपको एक कोडिंग लैंग्वेज पहले से आनी ज़रूरी है, जो आप जावा भी कर सकते हो और सी लैंग्वेज भी कर सकते हो, लेकिन जावा ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि जावा की इसके अंदर डिमांडिंग ज़्यादा है। ज़्यादा डिमांड जावा की रहती है डेटा स्ट्रक्चर के साथ, इसलिए आप जावा कोर्स पहले कर सकते हो। जावा कोर्स करने के लिए आप ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, और आप हमारे चैनल पर आकर यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये रहा जावा ट्यूटोरियल इन हिंदी फुल कोर्स यहाँ पर है। आप ये कर सकते हो यहाँ पर आकर, या फिर सी लैंग्वेज का जो फुल कोर्स है वो भी यहाँ पर कर सकते हो। पहले आप ये कोर्स कर लें, फिर आप डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स के ऊपर मूव करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। हम अपना पहला टॉपिक कॉम्प्लेक्सिटी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कवर करेंगे, देन हम नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर मूव करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम सारे टॉपिक्स करते जाएंगे। तो ये कोर्स आपको हिंदी के अंदर फुल अवेलेबल है, बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं है इसकी। और ये कोर्स हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या है देखना है आज की कॉम्प्लेक्सिटी किस टाइप से हमारे कोड के ऊपर वर्क करती है। हम आज देखने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपने इस कोर्स के अंदर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे हर कोड के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। हर कोड के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ही कोड की वैल्यू बताई जाती है कि ये कोड कितना अच्छा है या कितना ख़राब है। क्योंकि कोड तो लगभग हो जाता है, लॉजिक बन जाता है, लेकिन अगर कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है तो वो कोड ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो कम टाइम के ऊपर वर्क करता है तो यूज़र को वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कब वर्क करती है। तो ऑर्डर ऑफ वन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अगर कोड के अंदर कोई भी लूप ना हो या फिर कोई भी रिकर्सन ना हो रहा हो और कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्क करती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल मिल रहा है कि जैसे ये कोई एक लूप है जो कांस्टेंट टाइम्स चल रही है। तो कांस्टेंट टाइम चलने का मतलब इसका कुछ फिक्स नहीं है कि ये कितने टाइम चल रही है, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। तो अगर कांस्टेंट टाइम कोई भी लूप चलती है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑलवेज ऑर्डर ऑफ वन होती है। जैसे आप इसके अंदर मैंने कुछ इसके बारे में बताया भी है, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि अगर कोई भी लूप हो या कोई भी रिकर्सन या ऐसी स्टेटमेंट ना हो फंक्शन के अंदर या हमारे कोड के अंदर, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वन होती है। देन हम चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे, जहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या होगा कि कोई भी लूप है वो एन टाइम्स चलेगी, और कोई भी रिकर्सिव अगर फंक्शन है तो वो भी अगर एन टाइम वर्क करे तो वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर दे रखा है कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारी लूप है वो एन टाइम्स चल रही है। तो एन टाइम्स चल रही है, इसलिए हमारी लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। यहीं पर आप दूसरा भी हमारा स्टेटमेंट देख सकते हो कि हमारी लूप है वो एन टाइम से लेकर और वन टाइम तक चल रही है, यानी टोटल एन टाइम्स चल रही है। एन से लेकर अगर वन तक चलेगी तो टोटल एन टाइम्स हो गए, यानी इसका मतलब यही हो गया कि हमारी लूप टोटल एन टाइम्स चल रही है, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन हो गई। देन हमारा जो थर्ड स्टेप है इसके अंदर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ एन इंटू हमारे जो कांस्टेंट है। तो कोई भी अगर कांस्टेंट टाइम्स अगर लूप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो, अगर कांस्टेंट टाइम्स लूप के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो, जो लूप एन टाइम चल रही है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन इंटू उस कांस्टेंट की वैल्यू जितनी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, उतनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो हमें क्या देखना है, सिंपल, अगर कोई भी हमारी लूप है उसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन हम चलते हैं हमारी लॉग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर फोर्थ स्टेप पे। तो लॉग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या होता है कि अगर हमारी जो लूप चल रही है उसके अंदर, जैसे आप देख सकते हो कि हमारी लूप अगर चल रही है उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन हो जाती है।
आप देख सकते हो हमारी लूप है वो n टाइम्स चल रही है, और n टाइम्स लूप चल रही है, उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा रहा है कांस्टेंट वैल्यू से। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो हर टाइम कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो log ऑफ n हो जाएगी। तो उसके बाद अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे, हमारे फिफ्थ स्टेप पे, जिसके अंदर मैं आपको log ऑफ log n की कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा। तो ऑर्डर ऑफ log n के अंदर क्या करना होता है कि अगर हमारी जो भी लूप है उसके अंदर कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन चल रहा है या एक्सपोनेंशियल काउंट हो रहा है, उसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है वो एक्सपोनेंशियल तरीके से हो रहा है, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो log ऑफ log n हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर आप लूप के अंदर देख सकते हो कि पावर ऑफ i कोमा सी, यानी पावर का जो फंक्शन है वो बार बार इसके अंदर i के ऊपर यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो log ऑफ log n हो जाती है, क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और जहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि फंक्शन ऑफ i का मतलब है यहाँ पर कुछ भी स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, देन 5 कितनी भी उसकी पावर हो सकती है। अगर इस टाइप से कोई भी हमारी लूप चले तो उसकी क्या होती है कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ log n होती है। देन हम देख लेते हैं सिंपल कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर कुछ हमें और भी डाउट्स आते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल हमारी यहाँ पर नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल जैसे हमारी कोई भी एक लूप है, फॉर एग्जांपल ये 4 की लूप चला लेता हूँ मैं, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस। और इसके अंदर अगर मैं जो सबसे लास्ट की जो हम कह सकते हैं एक तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी है वो है n स्क्वायर, जो बिल्कुल भी अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मानी जाती, और n स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत रेयर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगर ये कॉम्प्लेक्सिटी आपके कोड के अंदर है तो आपका कोड ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ये कॉम्प्लेक्सिटी कोड को रन कराने के अंदर। तो जैसे आप देख सकते हो अगर एक लूप है हमारे पास, इस लूप के अंदर अगर दूसरी लूप चल रही है तो उसकी क्या होती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज मल्टीप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लूप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है n है, देन जो सेकंड लूप है वो इसके अंदर चल रही है। आप देख सकते हो इसके फर्स्ट लूप के अंदर सेकंड लूप यहाँ पर चल रही है, तो जब फर्स्ट लूप के अंदर सेकंड लूप चलेगी तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑलवेज मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई होगी तो n ही बाहर वाली कॉम्प्लेक्सिटी है और n ही अंदर वाली कॉम्प्लेक्सिटी है, तो क्या होगा n इंटू एन, एन स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो n स्क्वायर अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी तो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ये है, तो इसकी वजह से इसका यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता। तो बढ़िया जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो n और log n रहती है, जो अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसके ऊपर हमें हमारा हर कोड को ट्राई करना चाहिए, जिससे कि हमारी कोड की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है और कोड कम टाइम के अंदर रन हो जाता है। अगर इसी टाइप से हम देखें कि हमारी जो ये लूप है वो इसके अंदर ना हो, और अंदर ना हो कि अगर लूप इससे बाहर चल रही है, जैसे एक लूप पहले चल गई देन एक लूप चली है, तो क्या होगा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज प्लस होगी। मीन्स अगर पहले ही कॉम्प्लेक्सिटी n है तो दूसरे की n प्लस, दूसरे की अगर n है तो n प्लस n हो जाएगी, यानी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो 2n हो जाएगी। तो सिंपल इस टाइम से जितनी टाइम ये हमारी लूप चलेगी वो सिंपल, अगर लूप के अंदर लूप नहीं है बाहर है लूप, तो वो ऑलवेज प्लस होती जाएगी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ऐड होती जाएगी। तो n प्लस n, तो इस टाइप से भी अगर हमारा कोड मैनेज हो तो भी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि 2m को भी हम एक तरीके से n ही कंसीडर करते हैं। तो इस टाइप से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी अगर अलग अलग लूप से चल के अगर हमारा काम हो रहा है तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं होती, उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज कम होती है, कोड की n स्क्वायर से बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इस वजह से ये ऑलवेज n सी कंसीडर की जाती है। तो इससे कोड हमारा ज़्यादा जल्दी रन हो जाता है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे हमारी एक ये लूप है और इसके अंदर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 4i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन c एंड i प्लस प्लस। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर कोई कांस्टेंट टाइम चल रही है, तो कांस्टेंट टाइम चल रही है लूप के अंदर, लूप चल रही है यानी वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी c इंटू एन हो जाएगी। तो c इंटू एन को भी हम एक तरीके से n ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 2n है तो 2n को भी हम n कंसीडर करेंगे, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरीके से अगर अंदर भी कोई लूप चल रही है और वो कांस्टेंट टाइम चल रही है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो मल्टीप्लाई होकर सिंपल n ही रह जाएगी। तो इस तरीके से अगर लूप के अंदर कोई लूप कांस्टेंट टाइम चल रही है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हम n ही कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ डाउट्स आए थे मेरे पास कि यहाँ पर
आई लेस देन यहाँ पर मैक्स लिखा हुआ है, तो हमारी लूप की कॉम्प्लेक्सिटी n ही क्यों है? तो n इसी वजह से है क्योंकि मैक्स है वो एक कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट इंटू n हम करेंगे तो वो n रह जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर देखा था 2n था, तो 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू n है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम n ही कंसीडर करेंगे। इस वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी n ही रह जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। थैंक यू।